नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव जीत लिया है। इस उपचुनाव पर सबकी नजर थी क्योंकि यह मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण चुनाव था। इस उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि आस्था पर विचारधारा और विकास भारी है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उनके प्रति लोगों में अगाध आस्था है। इसलिए माना जा रहा था कि कांग्रेस ने अमरवाड़ा उपचुनाव में मास्टर स्ट्रोक खेला है। यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी अब अमरवाड़ा से शायद ही जीते, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग ने बता दिया कि जनता के लिए आस्था, विश्वास और विचारधारा विकास अलग अलग मुद्दे हैं। इस उपचुनाव में जनता के विकास और विचारधारा को आस्था से ऊपर रखा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के महाराज धीरेन्द्र शाह की जगह कमलेश शाह को चुना, वो भी तब जब धीरेन्द्र शाह इनवाती आंचल कुंड दरबार से ताल्लुक रखते हैं। धीरेन्द्र के पूर्वजों ने यहां 200 साल पहले आंचल कुंड दरबार स्थापित किया था। यहां बाबा धुनी वालों ने भी तपस्या की थी। इस आंचल के लोगों में आंचल कुंड दरबार के प्रति गहरी आस्था है। खास बात यह भी है कि साल 1980 में कमलनाथ ने इसी दरबार के दर्शन करने के बाद छिंदवाड़ा में अपना सियासी सफर शुरू किया था। इतने धार्मिक प्रभाव के बाद भी जनता ने बीजेपी को वोट दिया। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा और अब एक सीट पर उपचुनाव। सभी के नतीजे एक जैसे थे। बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार। कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही सेंध लगा दी थी। अब विधानसभा में भी खाता खोल दिया है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस से जीती थी, लेकिन अब यहां बीजेपी की एंट्री हो गई है। 16 साल बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। शनिवार को घोषित हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह को जीत मिली, जबकि कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को हार का सामना करना पड़ा। धीरेन्द्र शाह ने कांटे की टक्कर दी। वो मात्र 3000 वोटों से अपना चुनाव हारे हैं। हालांकि हार के बाद कांग्रेस ने कई तरह के आरोप भी लगाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। 17वें राउंड तक कांग्रेस लगातार आगे थी, फिर अचानक साइट बंद कर दी जाती है और 1 घंटे का लंच कराया जाता है। काउंटिंग के बीच में ऐसा लंच कभी पहले नहीं हुआ। फिर इसके बाद 18वें राउंड से बीजेपी आगे हो जाती है। 3 बार साइट को बंद किया गया। उसके बाद नतीजे आते हैं कि 3000 वोटों से बीजेपी जीत गई। ये सत्ता के साथ गठबंधन की जीत है, जनता की जीत नहीं है। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की डकैती की। इधर लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पूरी ताकत लगाई, लेकिन बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। उसके बाद माना जा रहा था कि अमरवाड़ा अब कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में कमलनाथ अमरवाड़ा नहीं आए। चुनाव के आखिरी मौके पर कमलनाथ ने यहां प्रचार किया और इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन वो बेकार हो गया। बीजेपी यहां से चुनाव जीत गई। बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी। वहीं कांग्रेस अपना कैंडिडेट तय करने में देर उन्होंने कर दी। दूसरी तरफ गुणमारा गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस ने कोई तोड़ नहीं निकाला, जबकि बीजेपी संभावित फैक्टर को देखते हुए रणनीति के तहत काम कर रही थी और बीजेपी की यह रणनीति काम कर गई और अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल गई। और अब अगर बुधनी और विजयपुर का उपचुनाव है, अब यहां पर यह भी देखना होगा कि बीजेपी की जो रणनीति अमरवाड़ा में काम कर गई, क्या यह रणनीति यहां पर काम कर पाएगी। हालांकि अगर बुधनी की बात करें तो यह बीजेपी का गढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान यहां से विधायक थे, तो यहां पर बीजेपी बड़ी आश्वस्त है। लेकिन विजयपुर और बीना की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। विजयपुर में रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए और निर्मला सप्रे यहां से बीना से विधायक थी जो बीजेपी में शामिल हो गई। अब यहां पर वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा कि जिस तरह से कांग्रेस एक एक करके अपने गढ़ गंवाते जा रही है, कैसे बीजेपी की रणनीति का कार्ड ढूंढ के लेकर आ पाए। क्योंकि अब यहां पर बुधनी, बीना, विजयपुर यहां पर उपचुनाव होंगे। हालांकि अभी कब होंगे इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उपचुनाव होना है और इसके लिए तैयारियां भी कर दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से खासकर।
लेकिन जो भी कांग्रेस की रणनीति सामने आ रही है, उस रणनीति के सामने बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही है, बीजेपी इसमें सफल साबित हो रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा 29 की 29 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती। अभी जो उपचुनाव हुआ विधानसभा अमरवाड़ा का, यहां पर बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई, बीजेपी उसमें कारगर साबित हुई और बीजेपी को उसमें जीत मिली। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी। राम पांडे जी, देखिए जिस तरह से अमरवाड़ा आप लोग का गढ़ रहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी, बीजेपी उस रणनीति में सफल साबित हुई और बीजेपी को यहां पर जीत दर्ज हुई। और अब कुछ और उपचुनाव भी बाकी है, यहां पर रणनीति किस तरह से बनेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो इस तरह से कारगर साबित नहीं हो रही है। ये जबरदस्ती चुनाव कराया गया और भाजपा कहती है एक देश एक चुनाव और हर महीने चुनाव करवा रही है। जब चुनाव कराए जाने थे तो 3 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, तो तीनों पर एक साथ करा देते। अभी छिंदवाड़ा में होगा, इसके बाद फिर विजयपुर होगा, इसके बाद बीना होगा, उसके बाद बुधनी होगा। क्यों नहीं चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, सारे चुनाव एक साथ करा देती है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, क्या जरूरत है ये सब खरीद फरोख्त करने की, बार बार चुनाव कराने की। भारतीय जनता पार्टी 3000 वोट से जीत गई है। जो जीत से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कौन सा विशेष फायदा होने जा रहा है, कौन सी उसकी सरकार को इजाफा हो रहा है, और ये सब करने की क्या जरूरत थी। और अमरवाड़ा में तो भारतीय जनता पार्टी आज तक जीती नहीं है। इसके पहले भी जो जीता था भारतीय जनता पार्टी से कभी 15 साल पहले, वो भी कांग्रेस के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिलाकर चुनाव लड़वाया था। आज भी जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये भी कांग्रेस के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में मिलाकर चुनाव लड़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता तो आज तक अमरवाड़ा से जीते ही नहीं है। जब भी कभी इनकी 2 बार जीत हुई है तो किसी कांग्रेसी को लाकर ही इन्होंने चुनाव लड़वाया, और वो कांग्रेस का ही जो कार्यकर्ता है जो भाजपा में चला गया वो जीत गया। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो गई? जो आदमी 4 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में गया है तो वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता था। लेकिन राम पांडे जी, चुनाव से पहले आप लोग कह रहे थे कि देखिए जिस तरह से जो हमारे कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, जनता उनसे बदला लेगी, क्योंकि जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है जनता उनसे हिसाब किताब करेगी। फिर आप कह रहे हैं कि जो जीते हैं वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे। बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप 4 दिन पहले, चुनाव से पहले, परिणाम से पहले ये भी तो कह रहे थे कि जनता बदला लेगी इन लोगों से। लेकिन कहां लिया जनता ने? लिया ना, 25,000 से जीते थे, 22,000 वोट कम किए कि नहीं जनता ने। और जो विरोध में खड़े हुए थे, जो विरोध में खड़े हुए थे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, वो नए नए थे। अब ये इन्होंने 15 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक के रूप में काम किया। तो जब कांग्रेस के विधायक के रूप में काम किया तो व्यक्तिगत संपर्क भी बढ़ जाता है। और जो कांग्रेस से जो चुनाव लड़े थे वो हमारे नए प्रत्याशी थे, और उसके बाद भी लगभग बराबर वोट लिए। इनकी 25,000 की जीत को 3,000 पर लाकर कर दिया। और अभी जितने भी उपचुनाव हुए हिंदुस्तान में, जहां जहां सरकारें सत्ता में, 50,000 लोग से प्रत्याशी ये थे। टीएमसी के प्रत्याशी 50,000 से जीते। और जहां भी सत्ता में जो पार्टी है उनकी अच्छे मतों से जीत हुई है। बद्रीनाथ जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। 13 चुनाव हुए, अभी 13 में से 11 पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो इससे तो ये तो साबित होता है कम से कम कि मोदी की गारंटी, मोदी का जादू, मोदी विश्व गुरु, मोदी ब्रह्मांड गुरु, ये तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे भी ये जीते हैं, भले ही लंच ब्रेक में इन्होंने गड़बड़ की है मतगणना में, या इन्होंने चुनाव को बीच बीच में डिस्टर्ब किया, तो ठीक है। जैसे चंडीगढ़ में इन्होंने मेयर का चुनाव जीता है, उसी आधार पर ये चुनाव इन्होंने जीत लिया है। भले ही गलत तरीके से जीते हो, जीत तो जीत होती है, इसलिए जीत इनको मुबारक हो। ठीक है मंजरी जी, हालांकि देखिए जिस तरह से अभी जो जीत है वो जीत को या
पूरी तरह से जीत नहीं कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर नीचे करके इसमें जीत हासिल की। हालांकि जीत तो जीत होती है, और जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं मुझे लगता है कि ये इसका कोई प्रमाण नहीं, जब तक कोई प्रमाण नहीं होता है तो मुझे लगता है वो आरोप ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन मंजरी जैन जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर रणनीति आप लोग यहाँ पर काम कर रही है इसमें कोई शक नहीं है। और राम पांडे जी उन्होंने एक सवाल किया था, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं कि आखिर जब आपकी पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो फिर ये सब क्यों इस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, क्यों कांग्रेस के नेता आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि राम पांडे जी कह रहे हैं कि क्या जरूरत है खरीद फरोख्त की। हालांकि मुझे लगता है कि खरीद फरोख्त की जो आप बात कर रहे हैं वही फिर, क्योंकि ये वही बातें जो पहले से आप लोग करते आ रहे हैं। लेकिन मंजरी जी, ये सारे जो सवाल है आप इसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन रणनीति वाकई यहां पर आप लोग की काम कर रही है। देखिए, इन्होंने जब ये उपचुनाव होना था तो इनको कैंडिडेट ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। फिर वहां पर जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र है, वहां से उनके सुपुत्र को जो जॉब कर रहे थे उनका इस्तीफा करा के उनको टिकट दिया। इनके पास कैंडिडेट नहीं थे लड़ाने के लिए। दूसरी बात, ये तो वो पार्टी है जो 99 3 बार के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ये तीसरी बार में भी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए, खुश हो रहे हैं, तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जनता ने ये दिखा दिया कि विकास और जन कल्याण की योजनाएं और जो विरासत को सहेजने की जो योजनाएं हैं वो सब लेकर जनता ने वोट किया है, विकास और विचारधारा को वोट किया है। तो आज जो हम देखने मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो समूल इसकी मुझे रिपीट आवाज आ रही है भागीरथ जी। जी तो उसको जी बिल्कुल उसको हम करेक्ट करवाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा रिपीट आ रही है जी। तो ये जनता ने स्पष्ट कर दिया कि वो विकास है, आस्था अपनी जगह है। उनकी आस्था कभी कम नहीं होती किसी भी, हमारे हिंदुस्तान की ये संस्कृति है कि हम आस्तिक हैं और हम जिस जगह आस्था रखते हैं वहाँ आस्था रखते हैं। लेकिन इस सबसे परे हटकर जनता ने जो है वो विकास को और विचारधारा को वोट किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 सीटें जीते हैं और अमरवाड़ा की ये विधानसभा की बात कर रहे थे तो हम लोकसभा में भी अमरवाड़ा सीट 15,000 करीब वोटों से जीते हैं। तो राम पांडे जी को ये बताना चाहती हूँ कि जो है कांग्रेस जो है वो अपने सबसे निचले पायदान पर खड़ी है इस समय मध्य प्रदेश के अंदर। जो आपके अंदर खींचतान मची हुई है, जीतू पटवारी जी है, आप नेता उनको स्वीकार नहीं कर रहे तो जनता कार्यकर्ता कहाँ से स्वीकार करेंगे? एक हारे हुए के हाथ में आपने बागडोर दे के रखी है। और दूसरा ये है कि ये वो पार्टी है जिससे जनता से कोई सरोकार नहीं होता। कमलनाथ जी अपने आप को छिंदवाड़ा का नाथ कहा करते थे, जनता को अनाथ छोड़ दिया, जनता के बीच में कभी जाते नहीं है। जिस दिन इनके प्रत्याशी ने फॉर्म भरने गए उस दिन दोनों पुत्र और पिता दोनों गायब थे, पूरे चुनाव में गायब रहे, लास्ट मोमेंट पर आए हैं। तो ये सब पहले से ही पता था कि ये हारने वाली सीट है, हम हार जाएंगे तो इस हार का ठीकरा मेरे ऊपर ना फूटे। तो इस तरीके से जो इनके अंदर जो खींचतान है, पार्टी के प्रति इनकी कोई वफादारी नहीं है। ये स्वयं को स्वयंभू मानकर स्थापित करने में लगा है हर नेता। इनके पास ना तो कोई विचारधारा है ना ही कोई विजन है। तो अब जो आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। कमलेश शाह जी जीते हैं, वैसे ही हमारे जो विजयपुर की सीट भी हम जीतेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस से आया है कोई व्यक्ति तो हम उसे खरीद के नहीं ला रहे हैं, ना ही हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, जिस तरह से राम पांडे जी अभी इल्जाम लगा रहे थे। तो जिसको ये लगता है कि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो मूल अपनी जो विचारधारा थी उससे भटक गई है, अब उस तरह से काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा से प्रेरित होकर यदि कोई आता है तो हम उससे मना थोड़ी करेंगे। संविधान उनको ये अधिकार देता है कि आप जहाँ चाहे वहां रह सकते हैं, जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में रह सकते हैं। पहले भी इस तरीके के लोगों ने दल बदल किए हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको छीन कर ला रही है या प्रेशर करके ला रही है या खरीद कर ला रही है। तो इस तरीके के इल्जाम लगाना अपने आप में पहले तो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कांग्रेस को कि चुनाव बार बार आप हार क्यों रहे हैं, आपके नेताओं में सामंजस्य क्यों नहीं है, वाकई आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा। आपका कार्यकर्ता क्यों टूटा हुआ है, आपका कार्यकर्ता क्यों घर से बाहर नहीं निकल रहा, आप उस पर तो मंथन करते नहीं है। जब हार जाते हैं तो कभी मशीन पर ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ देते हैं।
और कभी आप भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, लेकिन वाकई आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राम पांडे जी, जिस तरह से आप कह रहे थे, मंजरी जैन भी कह रही है, भाई आपके नेता खुद स्वेच्छा से आ रहे हैं। देखिए अगर सरकार बचानी हो, मान लीजिए अगर कुछ 3-4 विधायकों की आवश्यकता हो जिससे सरकार बचाना हो, उस वक्त आप इस तरह के आरोप में दम हो सकता है कि दूसरी पार्टियां खरीद फरोख्त करें, लेकिन जो सरकार पहले से पूर्ण बहुमत में है, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आपके आरोपों में उसमें कोई दम होता है। ये तो बिल्कुल मानना जरूरी है कि जो विधायक या जो भी नेता आपके पार्टी से बीजेपी में जा रहे हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं वो स्वेच्छा से जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि जो आप आरोप लगा रहे हैं इसमें कुछ दम है, और कांग्रेस उनको रोक नहीं पा रही है। देखिए जो पार्टी होती है कार्यकर्ताओं नेताओं का समूह होती है, जितने कार्यकर्ता मजबूत होंगे, जितने नेता मजबूत होंगे, पार्टी उतनी मजबूत होगी। लेकिन अगर कार्यकर्ता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, फिर तो पार्टी कमजोर होती जाएगी ना, और आप अपने नेताओं को बचा नहीं पा रहे हैं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको दबाव बना के खरीद फरोख्त करके लेकर आ रही है। आरोपों में दम नहीं लग रहा है, बल्कि आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं राम पांडे जी। गोपाल भार्गव जी ने भी लगाया, गोपाल भार्गव ने कहा है, स्वयं ने लिखा है कि वो 15,000 दिन से विधायक है, और 4 दिन पहले जो रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको मंत्री बना दिया गया। 9 बार के विधायक है, वो इस बात को कह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर 9 बार जीतना, 9 बार विधायक बनना, क्या उन्होंने कोई गलती की है? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा नहीं की? और रामनिवास रावत सीधे मंत्री बिना सेवा के। और मैंने आपके चैनल और हर चैनल पर कहा था, जब रामनिवास रावत को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था, तब मैंने कहा था कि इनको मंत्री पद का लालच दिया गया है। आप लोग मना कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मना कर रहे थे कि नहीं, कोई लालच नहीं दिया। अब ये प्रूफ हो गया ना कि हम सही बोलते हैं, और आपके चैनल पर बोला था कि ये इनको मंत्री पद दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर राम पांडे जी, एक बात यहाँ पर एक बात और प्रूफ हो गई। मतलब आपके पार्टी में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसको कुछ लालच दिया जाए तो वो आपकी पार्टी छोड़ के चले जाएगा वो। देखिए आप ये बेस रिपेयर का सवाल करते हैं। नहीं, देखिए मैं भी बेस रिपेयर का नहीं, ये आपने खुद कहा है अभी उनको लालच दिया गया, इसलिए इसी सवाल में कह रहा हूं मैं। फिर सवाल मैं देखिए मेरा सवाल वही था ना बेसिक, कि आप अपने नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं फिर इसमें उल्टा सीधे आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि क्या आप अपने नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी पार्टी अगर किसी तरह की कोई लालच देगी या किसी तरह का कमिटमेंट करेगी तो आपके नेता दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। बात यहां पर यह भी तो उठती है ना। क्या अभी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को विपक्षी पार्टी से कोई बड़ा पद दिया जाए, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, तो क्या कोई जाएगा नहीं क्या? या कोई जाता नहीं है क्या? या लालच में लोग फंसते नहीं है क्या? अंबानी ने लालच दिया, मोदी जी पहुंचे कि नहीं शादी पे? मोदी जी क्या कह रहे थे? बेस रिपेयर की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता गए, और मुझे लगता है कि अब आप बेस रिपेयर की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूँ मोदी नहीं, वहां पर बहुत सारे नेता गए, कमलनाथ भी गए, राम पांडे जी नहीं, राम पांडे जी कमलनाथ भी गए, उनका भी जिक्र कर दीजिए ना। ममता बनर्जी गई है, अखिलेश यादव गए, कमलनाथ गए, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबका जिक्र कीजिए आप। आपके नेता जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वो भी तो गए। वो लग जाता है आपको। मैं करंट नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए आप सबका जिक्र कीजिए ना, सबका जिक्र कीजिए। डिबेट करते ही नहीं चाहते हो। मोदी जी का जहां नाम आता है चैनल वाले पागल हो जाते हैं। मैंने तो आपसे कहा कि आप बाकी का भी नाम ले लीजिए, आप उसमें बाकी का नाम ले लीजिए, आप उसमें क्या है? आप सिर्फ एक बात करेंगे फिर तो मैं तो जरूर बोलूंगा ना। मोदी जी ने क्या कहा था? आप नहीं बोलने दोगे, जब तक मोदी जी का नाम आएगा आप मुझे नहीं बोलने दोगे। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सबका भी नाम ले लीजिए आप। आपके खुद नेता के यहाँ से गए, इसलिए मैं कह रहा हूं देखिए इसका कोई तर्क नहीं है। हम यहाँ पर अभी अमरवाड़ा के चुनाव पर बहस कर रहे हैं, अभी उपचुनाव जो होने वाले उस पर बहस कर रहे हैं। अब आप अंबानी की बेटे की शादी में आप पहुंच गए, इसलिए मैंने कहा आप जिक्र पूरा प्रॉपर कीजिए ना। मोदी के नाम पर आप नहीं बोलने देते हो, मोदी जी से इतना डरते हो जैसे मोदी जी आपकी चैनल में घुसकर ठुकाई कर देंगे। मतलब इतना डर तो कभी कोई इंसान नहीं डरता जितना राम पांडे जी अपने नेताओं का नाम लेने से आप क्यों डर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। चलिए क्यों डरते हो? आप क्यों डर रहे हैं अपने नेताओं का नाम लेने से? आप भी अपने नेताओं का नाम ले लीजिए ना, क्यों डर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। क्यों मोदी आप तो नहीं डरते ना किसी से, मोदी से क्यों आप तो नहीं डरते किसी से, तो अपने नेताओं का नाम ले लीजिए आप। मोदी के नाम पर आप डिबेट खराब कर रहे हैं, पागल हो चुके हो मोदी के नाम पर आप लोग। सुनना नहीं चाहते हो, जहां मोदी का नाम आता है डिबेट खराब कर देते हो। कुछ भी नहीं, अभी इतनी देर से मैं बोल रहा था, सब आप शांति से सुन रहे थे। मोदी का नाम आया, आपने एक लाइन नहीं बोलने दी,
मैंने तो बस इतना कहा कि कमलनाथ जी का भी नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी का भी नाम ले लीजिए। आप शांति से बात सुन रहे थे, आप सारी बात शांति से सुन रहे थे। मोदी का नाम आता है, आप सुनना बंद कर देते हो। राम पांडे जी, मुझे लगता है कि आप बेवजह बौखला रहे हैं। आप हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं। जब इतनी सारी बात है कि आप चुप थे, जब इतनी सारी बात है मैंने कि आप चुप थे, आपने मेरी चलिए देखिए, मुझे लगता है कि आप फिर समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है, मुद्दे में आ जाते हैं। आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, बस मैंने इतना कहा कि कमलनाथ का भी नाम लीजिए, आप अखिलेश यादव का नाम ले लीजिए, लेकिन आप मुझे लगता है शायद डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है मंजरी जैन जी, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जनता देख रही है कि कौन डिबेट को डिरेल करना चाहता है, जनता देख रही है कौन बौखला रहा है, कौन डर रहा है, मुझे लगता है जनता देख रही है। ठीक है मंजरी जैन जी, लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पर अभी उपचुनाव और होने वाले हैं, क्या इस उपचुनाव में देखिए जनता यहां पर जरूर देख रही है कि बीजेपी इतनी मजबूत तो है, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर इधर आ रहे हैं, मंजरी जैन जी, इस रणनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं, और यहां पर क्या कांग्रेस वाकई आत्मावलोकन नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, देखिए इनकी ये खींच जो दिख रही है अभी चैनल पर राम पांडे जी की, ये हमेशा ऐसे ही अपना आपा खो देते हैं, इनको शक नहीं आती कि कैसे कैसे उदाहरण। ठीक है मंजरी जी, समय हमारे पास समाप्त हो गया, मैं माफी चाहूंगा। मंजरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मंजरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब यहां पर हमने देखा है कि अभी जो अमरवाड़ा का उपचुनाव हुआ, अब कुछ उपचुनाव और होने वाले हैं, देखना होगा बीजेपी की जो रणनीति है यहाँ पर, ये रणनीति किस तरह से काम करती है और इसमें बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, कांग्रेस की रणनीति किस तरह से काम करती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।